तो गागर में सागर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी की क्लास में। तो साथियों, हमारा यह मॉक टेस्ट नंबर 8वां है और प्रत्येक मॉक टेस्ट में आप सभी जानते हैं कि आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर जो है तैयार होता है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार यूपी ट्रिपल एस सी पार। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी से सॉल्व करेंगे और कह रहा है इनमें से जो है समृद्ध स्वर कौन सा है। क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है। तो देखिए आपका ओ है, बड़ी ई दे रखा है, और आपका औ है और आपका ए दे रखा है। तो समृद्ध स्वर क्या होता है? तो देखिए समृद्ध स्वर वह होता है जहाँ ऊंचा स्वर आपका आए, यानी ऐसी ध्वनि जो आपकी ऊंची हो, जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जाए, यानी आपका जीभ जो होती है वह मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा, तालु और समीप रखा जाता है। तो इसमें अगर बात करें आपका समृद्ध स्वर, वो आपका जो हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगी। और इसी के साथ आपका एक पूछा जाता है विब्रित स्वर। विब्रित स्वर क्या होता है? विब्रित स्वर जो होता है इसका अपोजिट होता है। इसमें आपका निम्न स्वर होती है। क्या होती है? विब्रित स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनमें जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूरी रखा जाए। तो इसमें अगर बात करें उदाहरण के तौर पर, जो आपका बड़ा आ जो होता है वह आपका जो होता है वह आपका विब्रित स्वर के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर। दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। क्या कह रहा है? सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पर देखिए सवेरा हुआ, धीरे से हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यहाँ पर हम अल्प विराम का जो है प्रयोग करेंगे। तीसरा नंबर है यहाँ पर दिए गए शब्दों के आधार पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर श्रृंगार दे रखा है, श्रृंखला है, अनुकृति है, या आपका अनुकृति है। तो यहाँ से हमसे पूछ के आ रहा है, कह रहा है कि दिए गए शब्दों के आधार पर उचित विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द बताना, इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर पहला जो आपका देखिए यहाँ पर श्रृंगार दे रखा है और श्रृंखला दे रखा है। ये क्या है? ये आपके वर्तनी की दृष्टि से आपका अशुद्ध है। शुद्ध क्या हो जाएगा? देखिए श्रृंगार आपका कैसा लिखा जाता है? तो श्रृंगार आपका इस तरीके से लिखा जाता है। श्रृंगार आपका इस तरीके से लिखा जाता है। और बात करेंगे आपका श्रृंखला दे रखा, श्रृंखला भी आपका जो है गलत है। श्रृंखला आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। कैसे? तो श्रृंखला आपका इस तरीके से श्रृंखला लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए अनुकृति दे रखा है। अनुकृति कैसी लिखी जाएगी? तो अनुकृति आपकी इस तरह से लिखी जाती है। अनुकृत आपका इस तरह से लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए अनुकृति दे रखा है, यह भी आपका गलत है। तो ये आपका लिखा जाएगा अनुकृति। क्या हो जाएगा? अनुकृति आपकी इस तरीके से लिखी जाएगी। यानी यहाँ पर बात करेंगे वर्तनी की दृष्टि से आपका डी आपका पहला और दूसरा दोनों आपका वर्तनी में अशुद्ध है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हम लगा देंगे। चौथा नंबर है निम्न में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है। क्या कह रहा है? यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है। तो उसने है, तुमने है, हम है, मैंने है। यहाँ पर बात करेंगे उसने, क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष लगाएंगे। जैसे उसने काम किया कि नहीं किया, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जैसे अगर हम उत्तम पुरुष में देखें तो उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? उत्तम पुरुष में तो देखिए उत्तम पुरुष में जैसे मैं आ गया, क्या हो गया? मैं आ गया, हम आ गया, मैंने आ गया। ये सब किसके उदाहरण है? उत्तम पुरुष के। और एक बात करेंगे मध्यम पुरुष में क्या क्या आता है? मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में आपका आता है जैसे आपका तुमने हो गया, और क्या आ गया? आप हो गया। आपके साथ साथ और एक आपका आता है आपका आप आ गया, तुम आ गया। यह सब आपके मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। और एक आपका अन्य पुरुष का आता है। तो अन्य पुरुष का आपको देख लीजिए, अन्य पुरुष का, तो अन्य पुरुष में आपको जो है वह हो गया, उसने हो गया, उसने के साथ ही यह हो गया, ये हो गया। तो ये सब किसके हैं? तो ये आपका अन्य पुरुष के उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर उसने आपका दे रखा है ना, उसने अन्य पुरुष में उसने दे रखा है। तो उसने क्या है? आपका यह अन्य पुरुष का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 5वां नंबर है अब निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो देखिए कह रहा है लंबा आदमी
इस घर का मालिक है। बी कह रहा तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, वह अच्छा लड़का है। इस साल कम उपज हुई है और यह मकान बड़ा है। तो गुणवाचक विशेषण इसमें से कौन सा बता रहा है? तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा कि लंबा आदमी इस घर का मालिक है। एक तो ये बता रहा है गुणवाचक विशेषण तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, एक तो ये बता रहा है, और सी ऑप्शन बता रहा है कि वह अच्छा लड़का, यानी उसके गुणों के बारे में बता रहा है कि वह अच्छा लड़का है। और देखिए यहाँ कह रहा है लंबा आदमी, यानी किसी को आप लंबा आदमी या उस घर का जो है मालिक है, यह भी उसके गुण को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ए बी सी हमारे गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। और 6 नंबर यहाँ पर निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, डाकिया पत्र लाया, सीमा ने गाना गाया, सिपाही ने चोर को पकड़ा, लड़का सोता है। तो यहाँ पर देखिए सकर्मक क्रिया, तो लड़का सोता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, लड़का सोता है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य के क्या कह रहा है, वाक्य नहीं है। क्या है, वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लड़का सोता है। क्या है, लड़का सोता है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, क्योंकि वाक्य में सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया है। ये कैसा है, अकर्मक क्रिया है। सोना में आपका कोई काम नहीं हो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। शेष जो आपके दे रखे हैं जैसे डाकिया पत्र लाया, ये आपका सकर्मक है, और सीमा ने गाना गाया, यह भी सकर्मक है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो यह भी सकर्मक क्रिया है। लेकिन यहाँ लड़का सोता है, यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हम लगा देंगे। आगे देखिए, मैं आपके विचारों से असंतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर देखिए कालवाचक है, और क्या दे रखा है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है और परिणामवाचक है। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए ये आपका परिणामवाचक है। क्या है, तो देखिए कहीं ना कहीं वह उसके बातों से सहमत है, इस वजह से आपका यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। 8वां नंबर है यहाँ पर, कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो आपके पुल्लिंग हैं, यानी पुरुषवाचक को सभी दर्शा रहे हैं। यहाँ बात करेंगे आपका प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह है। क्या दे रखा है आपका, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। यह सब कैसे हैं, ये सब आपके जो हैं पुरुष यानी पुल्लिंग के उदाहरण है। शेष आपके जो हैं ये सब आपके असंगत है, इनका यहाँ कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं 9वां नंबर, कह रहा प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? सत्य है, दर्शन है, व्यवस्था है, व्यथा है और वर्षा है। तो यहाँ पर बात करेंगे, अगर देखिए दिए गए विकल्पों में अगर दर्शन देखें, क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, आपका दर्शन दे रखा है, यह एक वचन नहीं है। क्या है, यह सदा एक वचन नहीं है। विकल्पों में आपका देखिए सत्य दे रखा है, और व्यथा है और वर्षा है। क्या है, वर्षा है। ये सब क्या है, सदैव एक वचन में, ये तीनों सदैव एक वचन में आपके यूज होते हैं। लेकिन दर्शन यहाँ पर जो है आपका, यह एक वचन में आपका यूज नहीं होता है। आगे है 10वां नंबर, आप गाएं तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो आप गाएं तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का जो है बोध करा रही है? यहाँ पर बात करेंगे 10वें नंबर में, हेतु हेतु मद भविष्य की, यानी वो देखिए आगे की बात की जा रही है कि अगर वह गाएगा तभी मैं नाचूंगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हेतु हेतु भविष्य काल का यह उदाहरण है। और 11 नंबर देखते हैं, कह रहा है 11 नंबर में कारक चिन्हों का पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत बताइए। तो मणिक को पत्र लिखा गया, कर्ता कारक, माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान कारक, रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक, मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, तो करण कारक है। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए आपका क्या असंगत यहाँ पर चयन करने के लिए कह रहे हैं 11 नंबर में। तो दिए गए वाक्य में मणिक को पत्र लिखा गया, मणिक को पत्र लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए देखिए यह क्या है, कर्ता कारक के चिन्ह से असंगत है। इसमें कर्ता कारक क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा कर्ता कारक। 11 नंबर है किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? तो किवाड़ क्या है यहाँ पर, तो कह रहा कि तद्भव है, तत्सम है, देशज है, या इनमें से कोई नहीं है। तो किवाड़ जो शब्द है आपका वह क्या है, तो तद्भव है। क्या है, किवाड़ यहाँ पर आपका क्या है,
तो किवाड़ आपका तद्भव है। अगर इसका तत्सम बनाना है तो क्या हो जाता है, आपका कपाट हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर इसका तत्सम बनाना है तत्सम, तो यह क्या हो जाता है, आपका कपाट हो जाता है। क्या हो जाता है, कपाट हो जाता है। और एक आपका पूछा जाता है कपूर का, किसका पूछा जाता है, कपूर का। कपूर का तत्सम क्या हो जाता है, तो आपका कर्पूर हो जाता है। कहते हैं ना कर्पूर गौड़म करुणा अवतारम। और एक आपका पूछा जाता है तद्भव किसका, करोड़ का। किसका, करोड़ का पूछा जाता है। तो करोड़ का क्या हो जाता है यहाँ पर, तो करोड़ का आपका कोटि हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, कोटि, कोटि हो जाता है, कोटि हो जाता है। और एक आपका पूछा जाता है, देखिए किरण का, किसका, किरण का आपका तत्सम पूछा जाता है। तो किरण का तत्सम क्या हो जाता है यहाँ पर, क्या हो जाता है, तो आपका एक मिनट देखिए, किरण आपका दे रखा है, किरण हो गया ना, एक मिनट देखिए, किरण का, किरण का पूछा जाता है तो क्या हो जाता है, बस आपको यहाँ पर आड़ा लग जाता है, यानी किरण हो जाता है। क्या हो जाता है, किरण, इसका तत्सम हो जाएगा। और एक आपका पूछा जाता है गेहूँ का, गेहूँ का तत्सम आपका पूछा जाता है। तो गेहूँ का तत्सम क्या होता है, गेहूँ का तत्सम होता था आपका गोधूम। क्या हो जाता है, गोधूम हो जाता है, गोधूम। आगे देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। कह रहा है देखिए यहाँ पर 13 नंबर, उस लाचार विधवा की दुर्दशा देखकर सरदार को हमदर्दी हुई, वाक्य में क्या है। तो 2 उपसर्ग हैं, 3 उपसर्ग हैं, 4 उपसर्ग हैं या 5 उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की, तो उस लाचार विधवा की दुर्दशा देखकर सरदार को हमदर्दी हुई। तो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 3 उपसर्ग हैं इसमें। क्या है, 3 उपसर्ग हैं इसमें। देखिए यहाँ पर 3 उपसर्ग हैं। लाचार में आपका क्या लगा हुआ है, लाचार। देखिए लाचार, लाचार में उपसर्ग क्या लगा हुआ है, तो आपका ला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ला लगा हुआ है। और सेकंड बात करेंगे दुर्दशा, क्या दे रखा है, दुर्दशा में क्या लगा हुआ है, तो आपका दुर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, दुर लगा हुआ है। नहीं, एक मिनट देखिए, देखिए प्रत्यय और उपसर्ग आपका दोनों अगर हम देखें तो देखिए ला इसमें जो आपका लगा हुआ है लाचार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और इसमें उससे आपका आचार क्या हो जाएगा, आचार जो हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। और आपका देखिए दुर्दशा दे रखा है, क्या दे रखा है, दुर्दशा दे रखा है। इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग आपका दूर हो जाएगा और प्रत्यय क्या हो जाएगा, दशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दशा हो जाएगा। फिर आपका देखिए क्या दे रखा है, हमदर्दी, हमदर्दी में क्या हो जाएगा, हम जो हो जाएगा वह आपका उपसर्ग हो जाएगा। और आपका दर्दी यानी दर्द, दर्दी या दर्द कहें तो ये आपका जो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 उपसर्ग लगा हुआ है। कह रहा है कि विपरार्थक शब्दों की दृष्टि से एक युग्म आपका सही नहीं है। तो विपरार्थक की दृष्टि से आपका देखिए क्या दे रखा है, व्यस्त का निरस्त दे रखा है। क्या दे रखा है, व्यस्त का। देखिए व्यस्त का क्या होता है, निरस्त नहीं होता है। क्या होता है, व्यस्त का आपका, व्यस्त का अव्यस्त होता है। क्या होता है, अव्यस्त होता है, अव्यस्त होता है। और यहाँ पर बात करेंगे मुख्य का गौण होता है, ये भी सही हो जाएगा। और आपका विवाद का निर्विवाद होता है, ये तो सही हो जाएगा। और जय का पराजय होता है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर व्यस्त का निरस्त नहीं होता है, आपका अव्यस्त होता है। 15 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 15 नंबर में तो कौशल का पर्यायवाची देखिए आपका कपाल दे रखा है। कपाल जो है आपका किसका, तो कौशल का पर्यायवाची नहीं होता है। किसका, तो कपाल कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। कौशल का पर्यायवाची क्या क्या होता है, कौशल देखिए, कौशल की पर्यायवाची की बात करें तो कौशल का देखिए ये हुनर को दर्शाता है। किसको, हुनर को दर्शाता है कौशल, हुनर को दर्शाता है। योग्यता को दर्शाता है, योग्यता को दर्शाता है। योग्यता के बाद आपका कला को दर्शाता है। किसे, कला को दर्शाता है। और कला के बाद आपके निपुणता को दर्शाता है, कितना आप जो है निपुण हैं, तो निपुणता को दर्शाता है। तो कौशल का जो है क्या क्या हो जाता है, तो योग्यता, कला, हुनर और निपुणता। आगे 16 नंबर है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका अज दे रखा है, अजन्मा दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ जिसका कभी जन्म ना हुआ हो और मृत्यु ना हो, अर्थात हम उसे क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम ईश्वर कहते हैं। तो देखिए जिसका जन्म ना हो और जिसकी मृत्यु ना हो, इसे हम ईश्वर कहते हैं। और जिसका ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अच्युत है, अटूट है, अटल है और अदेय है।
तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे हम अच्युत कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और देखिए, ना टूटने वाले को हम क्या कहते हैं? ना टूटने वाले को हम अटूट कहते हैं। और जो अपनी बात से ना टले उसे हम अटल कहते हैं। और देखिए, जो दिया ना जा सके उसे हम अदेय कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दिया ना जा सके उसे हम अदेय कहते हैं। 18 नंबर है, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो निरंतर दे रखा है, और दिग्गज है, महिष है, और आपका जगदीश है। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर ए निरंतर की। किसकी? निरंतर। देखिए यहाँ पर अगर उपसर्ग की बात करें, इसका उपसर्ग कैसे बनेगा? तो आपका हो जाएगा नीह प्लस आपका क्या हो जाएगा? नीह प्लस अंतर। क्या हो जाएगा? नीह प्लस आपका अंतर हो जाएगा। ये आपका विसर्ग बन जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 19 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त वाक्य यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यदि विजय दौड़ में भाग लेता तो वह प्रथम स्थान प्राप्त करता, ये तो गलत हो जाएगा। विजय ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये भी नहीं होगा। जब विजय ने दौड़ में भाग लिया तो उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो यह भी नहीं होगा। विजय ने दौड़ में भाग लिया और उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो देखिए डी विकल्प यहाँ पर राइट होता है कि विजय ने दौड़ में भाग लिया और उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह किसका संयुक्त वाक्य जो है आपका हो जाएगा? संयुक्त वाक्य में दो, देखिए जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र आपके उपवाक्य योजक शब्द आपका और लग जाए, क्या लग जाए? देखिए और आपका यहाँ पर और लग गया, और क्या लग जाए? परंतु लग जाए। क्या लग जाए? परंतु लग जाए। तो यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है। जैसे एक उदाहरण और बात करें, राम ने पढ़ाई नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। इस वजह से आपका ये संयुक्त वाक्य की ये सब उदाहरण हैं। बढ़ेंगे 20 नंबर की ओर, और कह रहा है कि कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो अनुभव की कमी होना। क्या हो जाएगा? अनुभव की कमी होना। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे यहाँ पर 21 नंबर की ओर, और यहाँ पर 21 नंबर देखिए कह रहा है उस विकल्प को चुनना है जिसमें संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंध रखती हैं जैसे दिए गए युग में संख्याएं संबंधित हैं। तो 7 का संबंध 343 से दे रखा है। तो शेष आपका कौन सा इससे संबंध हो जाएगा? तो देखिए अगर आपको जो है रीजनिंग सॉल्व करना है तो आपको स्क्वायर और क्यूब आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो देखिए 7 का क्यूब हमारा क्या होता है? 7 का क्यूब हमारा जो होता है 343 होता है। कितना? 7 का क्यूब यहाँ पर साथियों 343 होता है। उसी प्रकार हम 5 का क्यूब कितना हमारा होता है? तो 5 का क्यूब हमारा 125 होता है। कितना होता है? 125 होता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 21 नंबर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर, और कह रहा उस विकल्प का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान से व्यवस्थित किया जाए तो इस श्रृंखला को पूर्ण कर देगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सी है, ई है, जी है, आई है, और आपका यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर देखिए सी से अगर हम ई तक जाएं तो हमें कितना चलना पड़ेगा? सी डी ई, तो हमें कितना करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। उसी प्रकार ई एफ जी, ई हमारा 5 पे होता है और जी हमारा 7 पे होता है, तो हमें 2 यहाँ पर चलना पड़ेगा। फिर देखिए आई, आई के बाद हमारा क्या आता है? तो यहाँ पर जी हमारा 7 पे होता है, 8 पे हमारा एच होता है, उसके बाद हमारा 2 करेंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पर? तो हमारा जो है आई आ जाएगा। उसी प्रकार आई में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। के हमारा जो होता है वह 11 पे होता है। के कितने पे होता है? तो के जो हमारा होता है वह 11 पे होता है। फिर हम के के बाद हमारा क्या आ जाएगा? के के बाद देखिए के के बाद हमारा एल 12 पे होता है। फिर हम 2 इसमें ऐड करेंगे, एम आएगा। एम हमारा जो कितने पे होता है? तो एम जो हमारा होता है 13 पे होता है। बस हमें क्या करना है? +2 करते जाना है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब यहाँ पर देखिए नीचे 5 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है, एक इसमें से आपको भिन्न देखने को मिलेगा। उसी भिन्न का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे उपग्रह है, तारा है, सूर्य है, पृथ्वी है और ब्रह्मांड है। तो इनमें से आपको क्या बताना है? इनमें से आपको भिन्न बताना है। यहाँ पर भिन्न बात करेंगे, देखिए उपग्रह, तारा, सूर्य और पृथ्वी ये सब क्या है? आकार हैं। क्या है? यह खगोलीय पिंड है। जबकि आपका ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड ये इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ब्रह्मांड यहाँ पर जो है सबसे अलग हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर एक निश्चित कुट भाषा में यदि ये कह रहा है, यदि देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यदि गुलाबी को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को पीला कहा जाता है, पीले को लाल कहा जाता है, लाल को जो है हरा कहा जाता है और हरे को काला कहा जाता है, काले को बैगनी कहा जाता है और बैगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त जो है किस रंग का होगा। और आप जानते हैं कि अगर हमें घाव लगता है तो हमारा जो है खून निकलता है और वह लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता है कि नहीं होता है? लाल रंग का होता है। अब यहाँ लाल को क्या कहा जा रहा है? लाल को हरा कहा जा रहा है। लाल को हरा कहा जा रहा है तो मानव का रक्त कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा परिवार में 6 सदस्य हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू और आर, जिसमें एक विवाहित जोड़े हैं। क्या है? एक विवाहित जोड़े हैं। एक्स पी का भाई है। क्या है? एक्स जो है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड कर दूं। क्या है? एक्स जो है वह पी का भाई है। एक्स जो है वह किसका? तो पी का यहाँ पर भाई है। फिर कह रहा है पी वाई की पुत्री है। कौन है? पी जो है वाई की पुत्री है। पी जो है किसकी? तो वाई की यहाँ पर पुत्री है। फिर क्या कह रहा है कि जेड क्यों की ननद है। क्या कौन है? तो जेड जो है, जेड वह किसकी? जेड जो है यहाँ पर वह क्यों की ननद है। जेड यहाँ पर कौन है? तो जेड जो है, जेड यहाँ पर कौन है? तो क्यों की ननद है। क्यों की ननद कौन हो गई? जेड हो गई। फिर कह रहा है आर जे का भाई है। किसका? आर जो है, देखिए आर जो है यहाँ पर किसका भाई है? तो आर जो है आपका जेड का भाई है। आर को यहाँ हम बैठा देते हैं। आर आपका जो हो जाएगा वह जेड का भाई हो जाएगा। तो ये जो देखिए इस तरीके कौन हो जाएंगे? ये आपके पुरुष हो जाएंगे। अब फिर देखिए ये आपके फीमेल हो जाएंगे। ये भी आपका फीमेल हो जाएगा और यह भी आपका क्यों भी फीमेल हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या कह रहा है? वाई जेड की बहन है। आर का पी से क्या संबंध है? आर कहाँ है? तो आर यहाँ पर है और पी आपका यहाँ पर है। तो आर पी देखिए, आर पी का क्या हो जाएगा? तो देखिए ये इसकी पुत्री हो जाएगी, ये इसका भाई हो जाएगा, तो इसका मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित की श्रृंखला को जो है, देखिए कह रहा है श्रृंखला को, श्रृंखला में आपका ये दे रखा है। कह रहा पहले लगने वाले सामान्य शब्द बनेंगे जो किसी अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम बनाएं, देखिए इसको अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा? क्या बनाएं? तो देखिए इसको हम बनाएं तो आपका क्या बनेगा? आपका बन जाएगा फ्लाइट। क्या बन जाएगा? फ्लाइट। FLIGHT फ्लाइट बनेगा। उसके बाद आपका क्या बनेगा? इसका इसका क्या बनेगा? इसका आपका बनेगा फ्लेम। फ्लाइट का मतलब क्या होता है? हवाई यात्रा। क्या होता है हमारा? हवाई यात्रा। हवाई यात्रा हो जाता है। उसके बाद आपका बनेगा फ्लेम। क्या बनेगा? FLAME फ्लेम। फ्लेम का आपका क्या अर्थ हो जाता है? तो फ्लेम का अर्थ होता है हमारा ज्वाला। क्या होता है यहाँ पर साथियों? तो फ्लेम का अर्थ हमारा होता है ज्वाला हो जाता है। और क्या बनेगा? आपका फ्लू बनेगा। क्या बनेगा? FLEW फ्लू। फ्लू का अर्थ क्या होता है? तो उड़ाना। क्या हो जाएगा? उड़ाना। और एक और क्या बनेगा? फ्लैट। FLAT फ्लैट। फ्लैट का अर्थ क्या हो जाता है? तो हमारा समतल। क्या हो जाता है? समतल भूमि। समतल हो जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से अगर हम बनाएं तो यह सब आपका बन जाएगा। बस आपको क्या करना है? आगे FL लगाते चले जाना है। क्या लगाते चलना है? FLIGHT फ्लाइट। इस तरह से आपका FL लगाएंगे तो हमें जो है फ्लाइट, फ्लाइट के बाद आपका फ्लेम, फ्लेम के बाद हमारा क्या बनेगा? फ्लू, फ्लू के बाद हमारा फ्लैट बनेगा। बढ़ेंगे आपका 27 नंबर की ओर। यहाँ पर देखिए कह रहा है बेन आरेख दे रखा है। कह रहा है एक कंपनी किसी विशेष विभागों में कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या के लिए एक सर्वेक्षण का परिणाम है। आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो गलत है। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए कह रहा है क्या? पहला, यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए अगर भी आपको क्वेश्चन छोटे नज़र आए तो आपको जो है मोबाइल को रोटेट स्क्रीन पर देखिए आपको
जो है पूरा बड़ा दिखेगा, अच्छा सही से दिखेगा। तो पहला यहाँ पर कह रहा है, देखिए अंग्रेजी है, हिंदी है और यहाँ पर मराठी बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है। सर्वेक्षण में जो है भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है। और कह रहा है बी नंबर 30 कर्मचारी जो है हिंदी बोलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, 30 कर्मचारी हिंदी बोलते हैं और 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते हैं। और 23 नंबर कह रहा है कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, तो 23 कर्मचारी, देखिए कह रहा है 23 कर्मचारी 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 23 कर्मचारी जो है 2 भाषाएं बोलते हैं। तो अगर इन दोनों को हम मिलाएं, देखिए इन दोनों को मिलाएं तो आपका जो है आपका 23 कर्मचारी 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा ये। आइए आगे देखते हैं। और कह रहा है 2 व्यक्ति की आयु, यहाँ पर 16 वर्ष का अंतर है। 2 व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 साल पहले बड़े वाले की उम्र छोटे वाले की उम्र की 3 गुनी थी। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु में जो है 16 वर्ष का अंतर है। कौन है, मान लेंगे जो है प्रेजेंट की आयु कितनी है, प्रेजेंट की आयु x मान लेंगे। और उसके बाद मान लेंगे बड़े वाले की, मान लेंगे जो है बड़े वाले की मान लेंगे, क्या मान लेंगे, बड़े वाले की आयु जो मान लेंगे तो x प्लस आपकी क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, x प्लस 16 हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करेंगे 3 गुना, क्या कह रहा है 3 गुना है। यहाँ पर 3x माइनस क्या करेंगे, कह रहा है यहाँ पर 6 साल का अंतर है ना, 6 साल का, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 6। उसके बाद क्या हो जाएगा बराबर x प्लस आपका 16 और माइनस 6 कर देंगे। 6 साल पहले बड़ा है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2x यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x और 6 त्रिक 18 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे x। और यहाँ पर 16 में से 6 जाएगा तो x प्लस आपका 10 यहाँ पर बच जाएगा केवल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए 2x हो जाएगा, एक x में से 3x जाएगा, 2x हो जाएगा। 18 10 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 18 10 28 हो गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हमारा 14 आ जाएगा। यहाँ से 2 से काटेंगे, ये आपका 14 बार में आपका कट जाएगा। अब देखिए, अब बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, बड़े व्यक्ति की जो वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ पर आपका x प्लस आपका 16 हमने मानी थी। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका आया कितना है, 14 आया था। x की यहाँ 14 रख देंगे, 16 और 16 14 कितना हो जाएगा आपका 30 साल हो जाएगा। कितना, 30 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है पलक, क्विंसी, रमेश, श्याम, तिमिर, उमंग, वंदना और मिली एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। मुख करके बैठी हैं। देखिए कितने लोग हैं, यहाँ पर बनाते हैं 8 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। तो फिर कह रहा है कि मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी, यानी सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है। कहाँ है, सभी का मुख केंद्र की ओर है। पलक बीला के दाएं से तीसरे और क्विंसी के बाएं से जो है तीसरे स्थान पर बैठी है। कौन है, तो पलक कह रहा है, पलक की बात। तो पलक को हम यहाँ बैठा देते हैं, कहाँ पर, तो पलक को यहाँ पर बैठा देते हैं। कह रहा है पलक जो है, देखिए क्या कह रहा है, पलक बीला के दाएं से, किसके, तो बीला के दाएं से, तो बीला को हम कहाँ बैठा देते हैं, बीला के दाएं से, बीला के दाएं से कितने स्थान पर बैठी है, बीला के दाएं से तीसरे और क्विंसी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो क्विंसी जो है यहाँ पर कहाँ हो जाएगी, क्विंसी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। कौन हो जाएगी, क्विंसी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। फिर कह रहा है तीसरे स्थान पर बैठी है। श्याम तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर हम श्याम को कहाँ बैठा दें, श्याम को यहाँ बैठा दें, कहाँ पर, श्याम को हम यहाँ बैठा दें, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या कह रहा है, श्याम तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो तिमिर कहाँ पर हो जाएगा, तिमिर यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ पर, तिमिर आपका यहाँ हो जाएगा, तिमिर आपका यहाँ बैठ जाएगा। फिर कह रहा है बंधन रमेश के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे हैं। कौन है, तो बंधन आपकी यहाँ हो जाएगी। बंधन अगर यहाँ बैठ जाएगी तो कह रहा है बंधन रमेश के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है।
तो रमेश तो आपका यहाँ हो जाएगा, तभी तो आपका दूसरे स्थान पर बैठेगी। तो रमेश आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका देखिए एक और बचा है, एक कौन बचा है, तो आपका उमंग बचा है, उमंग को हम यहाँ पर बैठा देंगे। फिर कह रहा है कि जबकि उमंग ना तो तिमिर और ना ही मीला का पड़ोसी है, तो उमंग को हम यहाँ बैठा देंगे। क्विंसी तुरंत दाएं कौन बैठा है, क्विंसी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो क्विंसी देखिए यहाँ पर है, और क्विंसी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो वंदना बैठी है। कौन बैठी है, वंदना बैठी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर है, और यहाँ पर कह रहा है क्या, कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में अगला शब्द आपका कौन सा होगा। तो B2 F8 Z32 N128 दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेंगे 2 गुणे आपका कितना, 2 में हम अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूना 8 आता है, और 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 32 आएगा, और 32 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका 128 आएगा, और 128 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 128 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 512 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर 512 आएगा। अब देखिए 512 और किसी में है, तो देखिए एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है, यहाँ पर कह रहा है यदि 246 का संबंध आपका 8 से दे रहा है, 624 का संबंध 0 से दे रहा है, और 327 का संबंध यहाँ पर 6 दे रहा है, तो आपका 423 का संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना दे रखा है, 246 है। अगर हम इसे क्या कर दें, इसे हम अगर देखिए 6 + 4 कर दें और -2 कर दें, तो 6 × 4 = 10 और -2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी प्रकार 624 दे रखा है, तो 6 प्लस हम क्या कर दें, आपका 6 प्लस हम यहाँ पर 2 कर दें और माइनस क्या कर दें, यहाँ पर 1 मिनट 4 + 2 कर दें। क्या कर दें, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, 4 प्लस आपका 2 कर दें और -6 कर दें, तो 4 2 हमारा कितना होता है, 6 होता है, और -6 जाएगा तो हमारे यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 327 दे रखा है। कितना दे रखा है, 327 दे रखा है। तो 327 आपका दे रखा है। तो 423 का देखते हैं। 423 आपका दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम कर दें 3 और प्लस का 2 कर दें और माइनस का 3 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 हमारा 5 हो जाएगा और -2 जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। आप 1 मिनट कितना है, 4 कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या, क्वेश्चन में मिस्टेक है लग रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 + 2, 1 मिनट, नहीं क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा आपको देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में 1 मिनट 1 मिनट, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस का 2 और माइनस का क्या हो जाएगा, आपका -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। तो 3 2 हमारा कितना 5 होता है, और आपका -4 आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। बस देखिए यहाँ पर अंकों को जो है आपका हेर फेर कर रखा है, अंकों को हेर फेर करके यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सी में है, ए का हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए आंकड़ों में x कुछ विशिष्ट प्रतीक है, वह विकल्प चुनें जिसमें एक ही प्रकार के प्रतीक पाए जाते हैं। तो आपका देखिए x यहाँ पर आपका प्रतीक दे रखा है। अब इसका हम देखते हैं आगे, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ आपका देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो यहाँ पर आपका कौन सा x में बनी आकृति अंतर मौजूद सभी आकृतियाँ, उत्तर के लिए डी अगर देखेंगे, डी वाली आकृति देखेंगे आपका पूर्ण रूप से आपका यहाँ पर मौजूद है। तो आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर को एक अद्वितीय संख्या आवंटित की गई है, संख्याओं के संयोजन को चयन कीजिए, इस प्रकार करें कि सभी अपूर्ण व्यवस्थित किए जाएं तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर सभी देखें तो आर देखिए, आर 1 पर है, यू 3 पर है, एस आपका 5 पर है, जी 7 पर है, और ए आपका 9 पर है। तो यहाँ पर अगर अर्थपूर्ण शब्द बनाएं तो आपका क्या बनेगा, शुगर बनेगा। क्या बनेगा, शुगर बनेगा। शुगर का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर चीनी होता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर चीनी बनेगा। देखिए एस हमारा कितने पर है, एस हमारे यहाँ पर 5 पे है, एस 5 पर है। यू कितने पर है, यू आपका 3 पर है। जी कितने पर है, जी 7 पर है। ए कितने पर है,
ए हमारा 9 पर है, आर कितने पर है, तो आर आपका 1 है, तो 53,791, 53,791 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है। आगे देखिए 34 नंबर, कह रहा हुआ विकल्प चुनना है जो दिए गए संयोजन को पानी की छवि का समान, यानी यहाँ पर वाटर इमेज आपको बताना है। अगर इसे वाटर इमेज पे रखा जाए तो आपका कैसा दिखाई देगा। तो देखिए एस आपका जो दे रखा है, एस आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। कौन, एस आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर डी में तो आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जी आपका किस तरीके से बन जाएगा, जी तो आपका देखिए सभी में सेम दे रखा है। और आर कैसा बनेगा, तो आर आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, आर आपका इस तरीके से बनेगा। तो आर आपका किस में, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट हो जाएगा। क्यों, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक एक अक्षर हम यहाँ पर मिलाएंगे तो किसका वाटर इमेज कैसा बन रहा है हमें पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक पासे की दो परिस्थितियाँ नीचे दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या 5 के विपरीत दिशा में दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए आपका कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 2 और 1 कॉमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 और 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 1 कॉमन को छोड़ देंगे तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत हमें 4 मिल जाएगा। यहाँ कह रहा है कि आपको कथन और निष्कर्ष से प्रश्न है। कथन में कह रहा है कि सभी किताबें पेपर हैं। क्या कह रहा है कि सभी किताबें यहाँ पर, सभी किताब, सभी किताब यहाँ पर क्या हैं, तो सभी किताब यहाँ पर क्या है साथियों, तो पेपर बता रहा है। क्या बता रहा है यहाँ पर, पेपर बता रहा है। फिर कह रहा है कुछ पेपर आपके जर्नल हैं। क्या कह रहा है, कुछ पेपर यहाँ पर क्या हैं, कुछ पेपर यहाँ पर जर्नल हैं, कुछ पेपर यहाँ पर जर्नल हैं। फिर कह रहा है कुछ कुछ एक मिनट, कुछ जर्नल आपके कैलेंडर हैं। क्या कह रहा है, कुछ जर्नल यहाँ पर क्या हैं, तो आपके कैलेंडर हैं, कैलेंडर हैं। तो अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है कुछ जर्नल किताबें हैं। तो जर्नल यहाँ पर है, किताब आपका अंदर है, यहाँ पर क्या कोई संबंध है, तो कोई आपका संबंध नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ कैलेंडर आपके पेपर हैं, तो कैलेंडर यहाँ पर है, पेपर यहाँ पर है, तो इनके बीच भी आपका कोई संबंध नहीं है, तो ये भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। कुछ किताबें जर्नल हैं, तो किताब यहाँ पर है और जर्नल यहाँ पर है, इनके बीच भी कोई संबंध नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और कुछ किताबें कैलेंडर हैं, कैलेंडर यहाँ पर है, किताबें यहाँ पर हैं, इनका भी कोई संबंध नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम क्या लगा देंगे, हम विकल्प यहाँ पर लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। आइए आगे देखते हैं 37 नंबर। और 37 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए दिए गए कथन और दो तर्क को ध्यान से पढ़ें और उस तर्क का चयन करें जो मजबूत है। कह रहा है क्या कथन, कथन कह रहा है कि क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। तो अब तर्क इससे क्या दे ले रहा है, तर्क पहला कह रहा है कि हाँ, इससे विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और जिससे समय बचेगा और उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और दूसरा यहाँ क्या कह रहा है, नहीं, यह विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्णयात्मक वर्षों में कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होंगी, साथ ही वह महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास में चूक जाएंगे। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो हमारा तर्क जो हमारा सेकेंड मजबूत होगा। क्यों, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए विशेषकर शहरी स्कूलों के बच्चों को शारीरिक और शिक्षा व्यायाम की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जो कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है। स्कूलों में इसे अगर बंद कर दिया जाए तो भविष्य में बच्चों को स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो विकल्प हमारा तो दो आपका यहाँ पर जो है मजबूत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए तथ्य सूची को पढ़ें और सही निष्कर्ष का चयन करें। तथ्य कह रहा है सभी क्लेम हैंडलर्स ग्राहक से बात करते हुए जे ग्राहक से बात नहीं करता है, केवल आपका एडमिनिस्ट्रेट ग्राहक से बात नहीं करते हैं, सभी एडमिनिस्ट्रेट कंपनी के साथ कम से कम 1 वर्ष से जुड़े हैं। यहाँ क्या कह रहा है, जे एक क्लेमेक्स हैंडलर है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी क्लेम हैंडलर्स ग्राहकों से बात करते हैं, जे ग्राहकों से जो है बात नहीं करता है, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राहकों से ही बात नहीं करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करेंगे क्या है, जे आपका एडमिनिस्ट्रेट है, अतः निष्कर्ष हमारा जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित सूचना को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें।
दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में मुख्य सुरक्षा अधिकारी पुरुष का पद रिक्त है। चयन के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए। आवेदक को 1 नवंबर 2003 के 35 से 40 वर्ष की आयु में आना चाहिए। आवेदक के पास SC ST वर्ग आता हो और ऊपरी आयु सीमा से छूट देकर इसे 44 वर्ष तक माना जाएगा। फिर कह रहा है आवेदक स्नातक होना चाहिए और एक सेवारत कर्मचारी होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी दोनों शर्त को पूरा करने के लिए आवेदक लिखित परीक्षा में बैठेगा और उसे उत्तीर्ण करना होगा। और जो आवेदक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करेगा उसे एक शारीरिक जांच और मेडिकल चेकअप से भाग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे, एक बार और प्रश्न देख लीजिए 39 नंबर। तो यहाँ पर बात करेंगे, जे आपका दे रखा है ना, जे तो 39 नंबर है। तो यहाँ पर बात करें जो आवेदक, देखिए अब अभी और भी दे रखा है, जो आवेदक मेडिकल रूप से फिट पाएगा वह अंतिम साक्षात्कार के लिए जाएगा और अंतिम चयन के लिए साक्षात्कार को उत्तीर्ण करना होगा। और यहाँ पर 6 नंबर कह रहा है एक आवेदक जिसने पहले किसी सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम किया हो उसे अंतिम साक्षात्कार के लिए सीधा चयन बोर्ड के पास भेजा जाएगा। और यहाँ पर 7वां नंबर कह रहा है कि जो आवेदक उपरोक्त शर्तों को पूरा ना करता हो उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है 1 नवंबर 2023 को श्री जे की आयु 37 वर्ष है। उन्होंने मेडिकल चेकअप पास कर लिया है और वे अंतिम साक्षात्कार पास नहीं कर सके। उनके पास केमिस्ट्री में MSc की डिग्री है। उन्हें क्या होना चाहिए? तो उन्हें चयन मिलना चाहिए या उन्हें अस्वीकृत कर देना चाहिए, चयन बोर्ड के पास प्रस्ताव भेजना चाहिए या आंकड़े आपके पूरे नहीं हैं। तो यहाँ पर उन्हें जो है अस्वीकृत कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दी गई सूचना के अनुसार श्री जे जो हैं वह अंतिम साक्षात्कार पास नहीं कर सके हैं, अतः उन्हें नौसेना मुख्यालय में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 40 नंबर है, कह रहा है कि नीचे जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कह रहा है एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने इंजीनियरों की भर्ती का फैसला लिया है और निम्नलिखित मानदंड लागू किए जाना चाहिए। तो कह रहा है कि एक अभ्यर्थी स्नातक में कम से कम 75% अंकों और आपका HSC में 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और कह रहा है कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और कह रहा है 3 वर्ष के बांड पर हस्ताक्षर के लिए तैयार होना चाहिए। और 1/2/2017 की आयु 28 वर्ष से और अधिक और 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और फिर यहीं पर कह रहा है हालांकि यदि उम्मीदवार को निम्नलिखित को छोड़कर उपयुक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो कह रहा है लेकिन स्नातक में 50% और आपका HSC में 70% अंक प्राप्त किया है, कम से कम 3 वर्ष का कार्यरत अनुभव है, तो इस मामले को निदेशक को आपका जो है संदर्भित किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है लेकिन नौकरी समयावधि से पहले छोड़ने पर 1 लाख की राशि भुगतान करने का तैयार है, मामला अध्यक्ष को संदर्भित किया जाएगा। और दूसरा कह रहा है यहाँ पर कि लेकिन एक कंप्यूटर इंजीनियर है जो मामला DGM को संदर्भित किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है प्रश्न आपका दे रखा है, इसे स्किप कर देते हैं, जाने दीजिए क्योंकि ये बड़ा है प्रश्न। और देखिए कह रहा है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपका GK है और कह रहा है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। 41 नंबर है। तो देखिए ये आपका क्या है, तो बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? उपनयन संस्कार में आपका उपनयन संस्कार को आपको यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो यज्ञोपवीत एक शब्द होता है, इसी जनेऊधारी को यही कहा जाता है। और इस बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते हैं जिनमें आपका क्या क्या होता है, सत होता है, क्या होता है, सत होता है, उसके बाद आपका रज होता है और रज के बाद आपका क्या होता है, तम होता है। ये 3 शब्द आपके होते हैं और ये प्रतीक आपका माना जाता है। आगे कह रहा है किसके शासनकाल में इन बतूता भारत आया था। तो इन बतूता जो आपका कब आया था, तो 1333 में। कब आया था? 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। और वह मोरक्को, कहाँ? मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का जो निवासी था। मोरक्को कहाँ है? तो अफ्रीका का निवासी था। इसका मूल नाम था शेख फतेह अल अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। और कह रहा है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए आपका 1809 में। कब? तो 25 अप्रैल। कब? तो 25 अप्रैल
1809 में अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। इस संधि पर आपका मेटकॉफ और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। संधि की शर्तों के अनुसार सतलज नदी के दोनों राज्यों को सीमा मान ली गई थी और सतलज के पूरब की राज्य अंग्रेजों के पास चली गई। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम और भारत का जो है जनरल गवर्नर था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की बात करेंगे। सबसे पहले रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी हुई थी 1 मई, कब हुई थी आपकी? 1 मई 1897 में। कब? 1 मई 1897 में हुई थी। इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इस मठ के विश्व में कुल आपकी 205 शाखाएं हैं और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है और ये आपका बेलूर मठ में स्थित है। कहाँ पर? बेलूर मठ में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। कह रहा है यहाँ पर 16 अगस्त 1986 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। तो यह मनाया गया था आपका मुस्लिम लीग द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। इसका कारण वायसराय द्वारा और पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतरिम सरकार बनाने के लिए 12 अगस्त 1946 को निमंत्रण जो है भेजा गया था। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में बात करेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर बी कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से आपका लिया गया है। और आपका यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से आपका लिया गया है जैसे मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना चाहिए और राष्ट्रपति महाभियोग, ये सब यूएसए से आपका लिया गया है। और बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम का स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्ति का बैठक। और कह रहा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बात करेंगे यहाँ पर त्रिस्तरीय जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने जो है यहाँ पर रखा था? 47 नंबर है और 47 में हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन? भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को, कब? तो प्रतिवर्ष आपका 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है और 24 अप्रैल 1993, कब? 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम लागू हुआ और बलवंत राय मेहता समिति जो कि आपका 1957 बलवंत राय मेहता समिति 1957 की संस्कृति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और एक आपकी अशोक मेहता कमेटी कब लागू हुई थी? तो 1977 को। यह क्या थी? तो आपका द्विस्तरीय थी। यह क्या थी? अशोक मेहता कमेटी क्या थी? और द्विस्तरीय थे। बात करेंगे आप बसंत विषव क्या कह रहा है यहाँ पर? बसंत विषु आपका होता है। बसंत विषु कब होता है? ये आपका होता है 21 मार्च को। कब? तो भारत में बसंत विषु का समय सीमा 21 मार्च को होता है। इस समय सूर्य जो होता है भूमध्य रेखा के लंबवत चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों का निकोबार द्वीप से अलग करता है? यहाँ पर बात करेंगे 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल एक आपका जल अंतराल है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और द्वीप निकोबार समूह को एक दूसरे से अलग करता है। कह रहा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना आपका केंद्रीय सांख्यिकी आपका संगठन यानी SCSO द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 2 मई। कब? इसकी स्थापना 2 मई 1951 में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिव की द्वारा की गई थी। कह रहा कि एक साधारण लोलक की समय डैश डैश पर निर्भर करती है। तो यह बात करेंगे आपकी लोलक की लंबाई पर। किसे? यदि लंबाई में ना बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी को एक सिर पर भारी ठोस पिंड के लटकाकर डोरी को एक दूसरे के सिरे पर घर्षण रहित आधार से बांध दे तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। कह रहा है अल्फा किरणें क्या होती हैं? 52 नंबर है। तो देखिए बात करेंगे अल्फा किरणें आपकी
क्या होती हैं, हीलियम के नाभिक। क्या होती हैं, अल्फा किरणें जो होती हैं, वास्तव में अल्फा किरणें हीलियम के नाभिक होते हैं। इसमें 2 प्रोटीन 2 न्यूट्रिन होते हैं। क्या होते हैं इसमें, 2 प्रोटीन और आपके 2 न्यूट्रिन आपके होते हैं। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। यहाँ बात करेंगे आपका लाइसोसोम। कौन सा, यहाँ पर लाइसोसोम कोशिकांग में आपका एंटोसाइटिस द्वारा लाए गए प्रोटीन और अन्य पदार्थों का पाचन होता है। पचे हुए कण का एक झिल्ली द्वारा ढक लिया जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्प्रेक्ट प्रिंटर नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे इम्प्रेक्ट प्रिंटर, तो आपका इंकजेट प्रिंटर। कौन सा, देखिए इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, यह एक प्रकार का प्रिंटर है जो कागज के साथ एक इंक रिबन के सीधे संपर्क में काम करता है। कह रहा कि फ्लाई एश क्या है, फ्लाई एश है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फ्लाई एश। तो फ्लाई एश क्या होता है, यहाँ पर बात करें, फ्लाई एश आपका एक सूक्ष्म पाउडर होता है। क्या होता है, फ्लाई एश आपका एक सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्य कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में होता है। तो यहाँ पर एश के लघु कण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कह रहा कि दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दूरदर्शन का अर्थ क्या होता है, तो दूर की वस्तुएं देखना, यानी दूर की वस्तुओं को प्रदर्शन करना, यही आपका दूरदर्शन कहलाता है। और भारत सरकार द्वारा आपका नामित प्रसार भारती के अंतर्गत चलाए जाने वाला आधिकारिक चैनल, इसकी स्थापना 15 सितंबर 1959 में हुई थी। कब, तो आपका इसकी स्थापना आपकी 15 सितंबर, कब, 15 सितंबर आपकी 1959 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश की कुल सीमाएं जो है आपकी 8, कितनी, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं जो है टोटल 8 राज्यों को स्पर्श करती हैं। जिसमें बात करेंगे आपका पहला जो आपका हो जाएगा वह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। दूसरा जो आपका हो जाएगा वह आपका हरियाणा हो जाएगा। और तीसरा जो आपका हो जाएगा वह आपका राजस्थान हो जाएगा। और चौथा जो आपका हो जाएगा वह आपका एमपी हो जाएगा। और पांचवा जो आपका हो जाएगा वो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और छठवां जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह आपका झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। और आपका सातवां जो हो जाएगा वह आपका बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिहार हो जाएगा। और आठवां जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, क्या हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक आपका उत्तराखंड। आठवां जो आपका हो जाएगा यूके यानी उत्तराखंड। 8 राज्यों को जो है अपना यूपी जो है स्पर्श करता है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। यहाँ पर बात करेंगे आपका थारू जनजाति। कौन सी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की एक थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में पाई जाती है। और ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में होती है। यह संयुक्त परिवार वाली जनजाति है। थारू जनजाति हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में क्यों मनाते हैं, क्योंकि इनके एक धर्म गुरु थे, वह दीपावली के दिन ही इनका जो है निधन हो गया था। तब से यह दीपावली को जो है शोक के रूप में मनाते हैं। आगे है 26 जून 2024 को नाटो का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका मार्को रूट को, किसे, मार्क रूटे को या आपका जून 2024 में नाटो के नया महासचिव मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। उन्होंने जो है ये आपका स्टारलैंडबर्ग का स्थान लिया है। मई 2024 को नाटो संगठन में कितने आपके टोटल 32 देश आपके शामिल हैं। इसका मुख्यालय ब्रुजलेस में है। कहाँ पर इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए आपका ब्रुजलेस में है, ब्रुजलेस में है। आगे देखिए कह रहा है कि जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट SDR 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर टोटल अगर बात करेंगे आपका 109वां, कौन सा, यहाँ पर जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट में 2024 जारी हुआ था। और इसमें सतत विकास लक्ष्य सूचांक में फिनलैंड पहले स्थान पर था। कौन था, फिनलैंड जो था वह पहले स्थान पर था। और दूसरे स्थान पर डेनमार्क था। और तीसरे स्थान पर जो रहा, तीसरे स्थान पर भारत इस सूचांक में जो है शामिल 166वां कौन सा देश था, 166 देशों में 166 देश इसमें शामिल हुए थे।
और भारत का जो रैंकिंग था वह 109वां था। आगे है आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो आपका माना जाता है वह आपका एलन ट्यूरिंग को, किसे, एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। और 23 जून कब, तो 23 जून आपका 1912 को, कब, 1912 को इंग्लैंड इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में। और उन्हें ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था। इस वजह से इन्हें जो है यह इस संगठन से जो है इनकी अवधारणा आपकी व्याख्यात हुई थी। अब 62 नंबर देखते हैं। और 62 नंबर क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कौन सा, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है और यह इनपुट और आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एवं मेमोरी के बीच डाटा का आदान प्रदान का निर्देश देता है और यह समय सीमा को जो है तय करता है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर, माउस और आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन मशीन दे रखा है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर दे रखा है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आउटपुट डिवाइस है क्योंकि यह परिणाम आपका देता है और हार्ड कॉपी को जो है परिवर्तित करता है। यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद पढ़ता है। कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, कौन सा, OCR, कौन सा, यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन स्कैनर और विशेष सॉफ्टवेयर का समायोजन होता है जो प्रिंटेड डेटा और हस्तलिखित डेटा को जो है आपका ASC सेकेंड में जो है आपका रूपांतरित करता है। इसका उपयोग कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग और स्कैन चालन को स्प्रेडशीट में परिवर्तित करना होता है। और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए इंकजेट प्रिंटर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। देखिए यह आपका क्या होता है, तो देखिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज़ के मध्य संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर प्रिंट द्वारा प्रिंट किया जाता है जो प्रभावी प्रिंटर को मान्य श्रेणी नहीं। इंकजेट प्रिंटर प्रिंट हेड और कागज़ के मध्य संपर्क नहीं होता है। कह रहा है कि ATM, सोनेट, फ्रेम रिले जैसे तकनीकों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क, कौन सा, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। यह क्या होता है, ATM, सोनेट और फ्रेम रिले ये जैसी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। फ्रेम रिले एक मानवीकृत वाइड एरिया नेटवर्क तकनीकी होती है जो एक पैकेट स्विचिंग पद्धति का उपयोग करके डिजिटल संचार चैनल के भौतिक डेटा लिंक जारी को निर्देश करती है। पैरा की संचरण गति में बढ़ते क्रम में लैन, मैन और वैन का सही व्यवस्थित क्रम में कौन सी है। तो संचरण गति में बात करेंगे लैन की संचार गति अधिक होती है। किसकी, यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की, लैन की संचार गति यहाँ पर अधिक होती है। और उसके बाद आपका मैन की संचार गति औसत होती है और वैन की संचार गति आपकी कम होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे पहले लैन, मैन फिर वैन। आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट व्यू विंडो प्रदर्शित करती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+F2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ctrl+F2 जो है प्रिंट दबाने पर प्रिंट पेज खुलेगा जो डॉक्यूमेंट के प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा यह प्रदर्शित करता है। यहाँ कह रहा है जब संदर्भित सेल में एक या एक से अधिक इनपुट बदले जाते हैं तो एक्सेल की डैश डैश विशेषता फीचर गतिशील रूप से आउटपुट का उत्पादन करेगी। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए सेल रिफ्रेशिंग दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पर सेल रिफ्रेशिंग का अर्थ होता है किसी एक या एक से अधिक सेल को रिफ्रेश करना और एक अलग नाम देना। सेल रिफ्रेशिंग में जितने सेल को हम रेफर करते हैं उतने ही फार्मूले प्रयोग होते हैं। और यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से 70 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित में से
किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण और आपका गतिरोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समाप्ति। यहाँ पर 70 नंबर में बात करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? यह प्रक्रियाओं का निर्माण, शेड्यूलिंग, प्रक्रियाओं की समाप्ति, डेडलॉक जैसे विभिन्न कार्य यहाँ पर शामिल होते हैं। प्रक्रियाओं का एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सिस्टम में लागू किए जाने वाले कार्य की मूल इकाइयों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में सर्वर पर केवल एक ही मेटा बॉक्स बना सकते हैं? तो आपका पोप क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह एक आपका ऐसा एप्लीकेशन है जो लेयर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, जो सर्वर पर केवल एक ही मेल बॉक्स बनाने की अनुमति देता है। यह आमतौर पर एकल क्लाइंट का समर्थन के लिए उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो वायरस का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यहाँ पर बात करेंगे आपका 72 नंबर में, तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। यह डिवाइस में डेटा को चोरी, उसे हानि पहुंचाना, सिस्टम को ख़राब कर देता है। और वायरस का पूरा नाम वॉइस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। क्या होता है? आपका विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या गणना यानी कंप्यूटिंग करने की जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यानी गणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ देखिए गणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पर बहुत सारे नाम दे रखे हैं और ये आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। किसे? चार्ल्स बेबेज। देखिए बात करेंगे चार्ल्स बेबेज ने आपका बेसिलिस्क मशीन बनाई थी। यह एक आपकी गणित और दार्शनिक और यांत्रिक इंजीनियर थे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जो है पिता यानी जनक कहा जाता है। कह रहा कंप्यूटर में सूचना को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका डिजिटल डेटा। क्या कहते हैं? तो डिजिटल डेटा वह डेटा होता है जो विशिष्ट मशीन भाषा में प्रणालियों का उपयोग करके डेटा को अन्य रूप में प्रतिनिधित्व करता है, जैसे विभिन्न तकनीकों द्वारा व्याख्या किया जाता है। इन प्रणालियों में सभी मौलिक एवं द्विआधारी प्रणाली होती है, जो जटिल ऑडियो और वीडियो पाठ जानकारी को बाइनरी वर्णों की श्रृंखला में संग्रहित करती है। और यहाँ पर कह रहा है कि ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षर और सांख्यिकीय अंकों का अलावा निम्नलिखित में से किस वर्णों को अनुमति भी दी जाती है? तो अगर आपको ईमेल आईडी बनाना है तो आपको यहाँ पर डॉट का यूज करना पड़ेगा। किसका? डॉट का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। और आपका @ भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आपको @ भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर हम बनाएं जैसे आपका skld@gmail.com ऐसे आपका बनता है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ALU का कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो 76 नंबर है और बात कर रहे हैं। कह रहा है कि ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपका प्रोसेसर क्या कहते हैं? तो प्रोसेसर आपका एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जो गणितीय लॉजिकल इनपुट और बेसिक इंस्ट्रक्शन को ऑपरेटर करता है। कह रहा है कि वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो मिनी कंप्यूटर, हार्डवेयर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। 77 नंबर है और यहाँ पर बात करेंगे आपका सुपर कंप्यूटर का। किसका? यहाँ पर वैश्विक मौसम पूर्वानुमान और सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर आपका कौन था? क्रे फर्स्ट था। कौन था? क्रे फर्स्ट था। यह जिसको रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में जो है विकसित किया गया था। तो 78 नंबर है और कह रहा है किस कंप्यूटर जनरेशन ने IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI यानी वेरी लॉजिकल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदला था? 78 नंबर है और ये आपका कौन था? देखिए फोर्थ है। इसमें देखिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका विकास 1971 से 1980 के मध्य इसमें हुआ था। और ये आपका VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार के सर्किट में लगभग आपका 5000 ट्रांजिस्टरों का जो है इसमें आपका प्रयोग किया जाता है।
कह रहा कि एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर एक शून्य ऑटोमेशन, एक पूर्ण ऑटोमेशन, एक डमी ऑटोमेशन और एक सेमी ऑटोमेशन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट। ये देखिए एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है उसे एक सेमी ऑटोमेशन कहते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है जो मानव और मशीन दोनों को संयुक्त गतिविधियों द्वारा दी जाती है, जिसमें मानव और मशीन दोनों चरणों में आमतौर पर एक ही केंद्रित कंप्यूटर नियंत्रक और आपका आर्केस्ट्रेट किया जाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि फिलन ने कंप्यूटर को कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है। तो फिलन ने कंप्यूटर के टोटल 4 श्रेणियों में वर्णन किया है। पहला क्या है, पहला है आपका सिंगल, क्या है, पहला आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम यानी मल्टीपल डेटा स्कीम। और तीसरा क्या है, तीसरा आपका है मल्टीपल इन्फेक्शन स्ट्रीम। और चौथा जो है आपका है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्कीम। यानी 4 तरीके से इन्होंने जो है फिलन ने कंप्यूटर को श्रेणियों में वर्णन किया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव जो मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना। कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका देखिए वर्ष 1977 में, कब, वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले को 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। दुधवा लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य को मिलाकर 1987 और दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर बात करेंगे महोबा, कौन सा, अगर बात करें महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है जो चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर बात करेंगे इसका आम के लिए, किसका, तो यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जबकि बिहार आपका किसके लिए है, बिहार जो आपका है वह लीची के लिए, किसके लिए, बिहार यहाँ पर लीची के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिया, क्या होता है, आम का वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाता है तो मैंगीफेरा इंडिया इसका होता है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर बात करेंगे आपका रामपुर में। कहाँ पर, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका रामपुर में स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपका लखनऊ में है। और बात करेंगे आपका वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो आपका वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। और गाजियाबाद में क्या है, तो गाजियाबाद में। और देखिए जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो प्रयागराज में। कहाँ पर, आपका जवाहर नक्षत्रशाला आपका प्रयागराज में है। आगे देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका देखिए रायबरेली में। कहाँ पर, उत्तर, देखिए मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले को लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना यूपीए सरकार काल में 2012 में इसकी स्थापना जो है आपकी हुई थी। और इस कारखाने में देखिए रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। और रेल कोच निर्माण की तीसरी यह फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म एवं विकास विपणन निगम कहाँ पर स्थित है, देखिए ये आपका आगरा में। कहाँ पर, आगरा में आपका यह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास और विपणन लिमिटेड आगरा में स्थित है। अगर इसकी स्थापना डेट आपसे पूछी जाए तो 1974। आगे है निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के भदोही यानी संत रविदास जिले को, किसे, भदोही यानी संत रविदास जिले को कालीन शहर का आपका कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। भदोही जिला विशिष्ट उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीन के उत्पादन और निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है आपका। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए कैगा कहाँ पर है, कैगा की बात करेंगे, कैगा, कैगा कहाँ पर है, कैगा आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर, कैगा आपका कर्नाटक में है। नरौरा कहाँ पर है, नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है।
और आपका काकापार कहाँ पर है? काकापार आपका कहाँ पर है? तो गुजरात में। कहाँ पर? काकापार आपका कहाँ पर है? तो गुजरात में है। और आपका कलमपक्कम दे रखा है, कलमपक्कम कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। तो हमसे पूछ रहा था नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो नरौरा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो बात यहाँ पर करेंगे, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनका संप्रदाय का संस्थापक आपका निम्बर्क था। कौन था? निम्बर्क था। इस संप्रदाय के अन्य नाम से इस संप्रदाय के अन्य नाम है जैसे हंस संप्रदाय, देवदर्शी संप्रदाय। निम्बक संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। और निम्बक इस संप्रदाय को प्राचीन मंदिर मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित बनाया गया है। कह निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी ने अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया था? यहाँ पर बात करेंगे आपका 1833 को। कब? 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। यहाँ पर एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी और उत्तर प्रदेश कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन रहता था। आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो यहाँ पर अयोध्या, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका वाराणसी। कौन सा? उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है। वाराणसी संसार की प्राचीनतम वैसे शहरों में से एक है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी माना जाता है और इसे अभिमुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। कह रहा चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग, भक्ति और जयहोटी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए अवध तो नहीं होगा, बुंदेलखंड हो जाएगा। जेजाग भक्ति जो है जयहोटी का एक प्राचीन परसवनी भूमि रही है। यह भूमि उत्तर प्रदेश के आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में विस्तृत है। कभी इस पर चंदेल राजाओं का जो है शासन हुआ करता था। यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि चंदेल वंश के शासकों के स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास यहाँ पर प्रारंभ हुआ। आइए आगे देखते हैं। कह रहा परमहंस योगानंदन गिरी जिन्होंने विश्व को योग और ज्ञान से परिचित किया, वह इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर इनका जो हुआ था गोरखपुर में। कहाँ पर? तो परमहंस श्री योगी नंदन गिरी मुकुंद लाल घोष का जन्म 5 जनवरी। कब हुआ था इनका जन्म? तो 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री योगानंद 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे, योगी और संत भी थे। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षाओं का प्रसार किया और साथ साथ ही अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। 95 नंबर है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल दे रखे उत्तर प्रदेश के और उससे संबंधित आपके क्षेत्र दे रखे हैं। तो जल विहार का मेला बुंदेलखंड, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। बटेश्वर मेला आपको पश्चांपल दे रखा है, ये भी सही हो जाएगा। और बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल दे रखा है, ये आपका गलत हो जाएगा। कहाँ पर है? तो आपका फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पर? फरीदाबाद आपका हरियाणा में है। और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर दे रखा है, ये भी आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देवा मेला बाराबंकी दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर देवा मेला आपका बाराबंकी दे रखा है, ये भी सही है। आला महोबा, ये भी सही है। कर्मा मथुरा दे रखा है, कर्मा का मथुरा से संबंध नहीं है। यह किससे है? तो आपका मिर्ज़ापुर ज़िले से। कहाँ पर? तो मिर्ज़ापुर ज़िले से इसका संबंध है। यह खरवार जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। यह आदिवासी नृत्य है जो गोंडवाना के लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? यहाँ पर बात करेंगे, देखिए तेल के दीपक, क्या हो जाएगा? चरकुला नृत्य में उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इस शैली में एक आपका मुश्किल संतुलन नृत्य शैली है। इसमें एक घूंघट वाली महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर 108 दीपक रखकर, कितना? 108 दीपक रखकर नृत्य करती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन राधा का जन्म हुआ था और यह नृत्य की दूज पर किया जाता है। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो संस्थान दे रखा है, उसकी स्थापना वर्ष दे रखा है। तो भारत खंडे संगीत संस्था दे रखा है आपका
1926। कब? 1926। तो देखिए भारत खंडीय संगीत संस्था 1926 कहाँ पर है? तो ये आपका जो है लखनऊ में। कहाँ पर? आपका यह लखनऊ में है। और राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? राज्य 1962 आपको दे रखा है, यह भी कहाँ है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? 1963, यह भी आपका लखनऊ में है। और भारतीय नाट्य अकादमी 1975, यह भी आपका लखनऊ में है। तो यहाँ पर बात करेंगे ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। पहला ही हमारा राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 में जारी किया गया था। कब? 2006 में जारी किया गया था। इसमें 16 अध्याय हैं। कितना है? 16 अध्याय हैं। और आपका 200 कितना 234 धाराएं हैं। कितनी? 234 धाराएं हैं। और क्या है? 4 अनुसूचियां हैं। क्या है? 4 अनुसूचियां हैं। इसमें 4 अनुसूचियां हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ पर बात करेंगे 902 है। कितना है? अभी आंकड़ा 2011 का है और इसमें बात करेंगे लिंगानुपात 902 है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आपका 16.50 क्या है? तो प्रतिशत है। कितना? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पूरे भारत का 16.50% संख्या आपकी यहाँ पर निवास करती है। अब 2011 का आंकड़ा की बात करेंगे। 2001 की आंकड़ा कितना थी? 2001 की आंकड़ा थी 16.10 थी। और ये आपका 2011 का आंकड़ा है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।